नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर भारतीय दंड संहिता 1860 पर सीरीज। कुछ साथियों ने एडवाइस दी कि संविधान सीरीज के साथ साथ अपराध पर कंट्रोल करने वाली पुलिस कानून की प्रसिद्ध किताब भारतीय दंड संहिता पर भी सीरीज चालू की जाए। उनकी बात के समर्थन में भारतीय दंड संहिता 1860 सीरीज चालू कर दी गई। उसका यह दूसरा वीडियो है जिसमें IPC की धारा 6 से लेकर 10 तक के बारे में जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। संविधान की सीरीज पूर्व की भांति इसी संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर जारी रहेगी। भारतीय दंड संहिता क्या है? भारत देश में रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का यह संहिता प्रावधान करती है। यह दंड संहिता भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना पर लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर से वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब यह भारतीय दंड संहिता 1860 लागू है। 6 अक्टूबर 1860 को भारत देश में ब्रिटिश पीरियड में से अधिनियमित कर लिया गया था तथा 1 जनवरी 1862 से भारत देश में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू है। आखिर भारतीय दंड संहिता की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों के लिए 511 धाराएं हैं तथा 23 अध्याय हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की जरूरत जितनी ब्रिटिश पीरियड में आवश्यक थी उतनी आज भी है। यदि कोई व्यक्ति बेईमान है, कपटपूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, उसके जीवन को क्षति पहुंचाता है, किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा पैदा कर देता है, अपराध करने का प्रयत्न करता है, तो राज्य के विरुद्ध भी अपराध करता है, तो क्या उसे कानूनी दंड नहीं मिलना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध करता है, समाज में बलवा करता है, घातक हथियारों का इस्तेमाल करता है, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर शत्रुता समाज में पैदा कर एक सौहार्द वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो क्या उसे कानूनी रूप से दंड नहीं मिलना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति देश की एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से के काम करता है, निर्वाचन संबंधी कार्य के द्वारा रिश्वत देकर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करता है, न्यायालय में मिथ्या दावा करता है, चोरी लूटने का काम करना और डाकुओं को आश्रय देना, तो क्या उसे कानूनी रूप से दंड नहीं मिलना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध करता है, किसी की हत्या का प्रयास करता है, दहेज कार्य को बढ़ावा देता है, किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, अपहरण, यौन अपराध, लूट, डकैती, संपत्ति के विरुद्ध अपराध करता है, तो क्या उसे कानूनी रूप से दंड नहीं मिलना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता है और किसी का अपमान आदि क्रूर और मानहानि करने वाले जैसे काम करता है, तो क्या उसे कानूनी रूप से दंड नहीं मिलना चाहिए? यदि व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कृत कार्यों से राज्य एवं देश की एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा होता है तथा समाज में शांति सौहार्द का वातावरण खराब होता है, तो क्या उसे कानूनी रूप से दंड नहीं मिलना चाहिए? निश्चित है, देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए देश एवं समाज में सुख, शांति, अमन, चैन की बहाली कायम रहे, ऐसे बुरे किए गए कर्म करने वाले व्यक्ति को जरूर दंड मिलना चाहिए। कानून संविधान की सुरक्षा का पहरेदार है। संविधान से ही देश में अमन, चैन एवं शांति है। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 को समझना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह कानून का जानकार बने, अपने परिवार, अपने जीवन, अपने संपत्ति की सुरक्षा करे तथा समाज की सुरक्षा करने में सहयोग करे तथा देश के कानून के पालन में सहयोग दे। उसकी भी यही व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कानून के बारे में भी देश के हर व्यक्ति को जानकार होना ही चाहिए। इसलिए भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में वीडियो सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप जागरूक बने, यही इस जानकारी देने का उद्देश्य है। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का भी भारत के प्रत्येक नागरिक को समझने की जरूरत है, जिसमें 484 कानूनी प्रक्रियाएं दी हैं कि कानून, न्यायालय और पुलिस किस तरह काम करती है। उन प्रक्रियाओं को भी एक जागरूक नागरिक बनकर समझने की जरूरत है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आज हम सब धारा 6 से लेकर धारा 10 तक समझने की कोशिश करेंगे। दंड संहिता में धारा 1 से लेकर 52 तक धाराओं की सामान्य जानकारी है, जिसमें विशेष शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें धाराओं के रूप में मान्य किया गया है। आज हम उन्हीं को समझते हैं। IPC की धारा 6 के मूल शब्द क्या है? यह मूल शब्द है कि संहिता में परिभाषाओं के अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध, हर एक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, साधारण अपवाद, शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। दृष्टांत काव्य भी संहिता में कहा गया है कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं
यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है या भारतीय दंड संहिता के मूल शब्द हैं। हम इनको उदाहरण से और सामान्य शब्दों को में समझने की कोशिश करेंगे। यदि 7 साल का बच्चा यदि किसी बच्चे को धक्का देता है और उस दूसरे बच्चे की जान चली जाती है तो 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे को कोई सजा नहीं होगी, भले ही उसने अपराध किया है। भारतीय दंड संहिता में लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु वाले बालक शिशु से गलती हो भी जाती है तो बालक अपराधी नहीं है। एक दूसरे उदाहरण से, एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना किसी दूसरे व्यक्ति बी को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है तो यहां पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह बी को पकड़ने की विधि एवं कानून द्वारा आबद्ध था और इसलिए वह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो इसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 7 के आईपीसी दंड संहिता में मूल शब्द क्या है? एक बार स्पष्टीकृत शब्द का भाव हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में लिया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। यदि हम इसके सामान्य शब्द में व्याख्या करें तो इंडियन पेनल कोड की धारा 7 का आशय है, यह धारा एक बार स्पष्टीकृत पद के भाव से संबंधित है। इसके अनुसार इस संहिता के किसी भाग में स्पष्टीकृत प्रत्येक पद का भाव संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप होगा। यह उपबंध निर्वचन के प्रमुख सिद्धांत को दोहराता है। सिंपल शब्दों में आशय यह है कि इसी प्रकार किसी एक कानून में दी गई किसी शब्द की परिभाषा को यदि दूसरे अन्य कानून में प्रयुक्त उसी शब्द के निर्वचन अथवा प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु यदि दोनों कानून समान विषय वस्तु के कानून हैं तो उनमें से एक कानून में परिभाषित किसी शब्द के अर्थ को दूसरे कानून के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है। इंडियन पेनल कोड की धारा 8 लिंग से संबंधित है। इसके मूल शब्द क्या है? पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। यदि सामान्य शब्दों में इसकी व्याख्या करें तो आशय यह है कि जहां ही शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह ही और सी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। इंडियन पेनल कोड की धारा 9 के जो लिंग से संबंधित है, इसके मूल शब्द भी जान लेते हैं। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक संबंधों के अंतर्गत एक वचन आता है। आखिर इस इंडियन पेनल कोड की धारा 9 की यदि हम सामान्य शब्दों में व्याख्या करें तो इसका आशय है कि अगर एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो वह बात कई व्यक्तियों के लिए भी लागू हो जाती है, और जो कई व्यक्तियों के लिए बात की जा रही है वह एक व्यक्ति के लिए भी लागू हो सकती है। इस धारा 9 का आशय यह है। इंडियन पेनल कोड की धारा 10 पुरुष एवं स्त्रीलिंग से संबंधित है। इसको भी अगर हम मूल शब्दों में जाने की कोशिश करें तो इसके मूल शब्द हैं, पुरुष शब्द किसी भी आयु के नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। यदि हम इस धारा 10 की सामान्य शब्दों में व्याख्या करें तो साधारण भाषा में अगर इस धारा के मतलब को समझने का आशय यह हो जाता है कि इंडियन पेनल कोड में हर आयु वर्ग के मर्द को पुरुष रूप में माना जाएगा, फिर चाहे वह एक नाबालिग कम उम्र का उस किशोर हो, चाहे जवान लड़का हो या फिर कोई बुजुर्ग शख्स हो, इस सभी के लिए पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी प्रकार कोई छोटी बच्ची हो, किशोरी हो, महिला हो, युवती हो या फिर कोई बुजुर्ग महिला हो, सभी के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग होगा, सबको ऐसे ही नाम से जाना जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 6 से लेके 10 तक की एक सामान्य शब्दों में भी जानकारी दी गई है और उनके मूल शब्दों से भी आपके समक्ष रखा गया है। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 6 से धारा 10 तक की जानकारी आपको प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत अन्य धारा क्रमशः 11 से लेकर 15 में क्या प्रावधान है, हम जल्दी ही जानकारी लेकर एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अंत में यह जरूर आपको जानकारी मिलाना चाहते हैं कि संविधान के पालन करने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा कई कानून बनाए गए हैं
उन्हें भारतीय दंड संहिता 1860 भी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी है, यूएपीए एक्ट, एनएसए एक्ट भी हैं, ऐसे कई और कानून भी हैं। एक जागरूक नागरिक होने की भांति हमें उनका अध्ययन करते रहना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी रखना ही चाहिए। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आपके माध्यम से यह जानकारी चैनल लोग भी अवगत हो सकें। आपने वीडियो सुना, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।